हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आनेक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। जी हाँ, इग्नू वाले स्टूडेंट्स के एग्जाम आने वाले हैं, सोल वालों के आने वाले हैं। एनसीवी आप कहीं से भी हो, XYZ कोई सी भी यूनिवर्सिटी से हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वन शॉट कर लेना, काम हो जाएगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख लेना, आपका काम हो जाएगा। 1 या 2 दिन पहले भी, अगर आप पेपर के 2 घंटे पहले भी ये वीडियो देख रहे होगे ना, तब भी मैं गारंटी कह रही हूँ आप पास हो जाओगे। बस इतना कर लेना। स्टार्ट करते हैं हम अपने यूनिट नंबर 1 के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। सबसे पहले हमारी जो यूनिट है वो नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस एंड रूल्स, एडवांटेज, लिमिटेशन, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलो फटाफट से अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। हम शॉर्ट में हर एक चीज़ को समझेंगे और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो जाकर के ज़रूर से ज़रूर देख लें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलो आओ फटाफट से शॉर्ट में इसको खत्म करने की कोशिश करें। पहले हम लोग बात करते हैं अकाउंटेंसी की। ठीक है, तो हम सबसे पहले टर्म समझते हैं अकाउंटेंसी होता क्या है। तो अकाउंटेंसी क्या है? बेसिकली द साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेल्थ। इट इज द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, राइट। यानी कि कहीं ना कहीं ये हमारा एक साइंस ऑफ मेजरमेंट है, यानी कि साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेल्थ है, और ये एक सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग है। जैसे हम लोग अकाउंटेंसी देखते हैं, एक बुक होती है, बुक के अंदर हम अकाउंटिंग को करना सीख रहे हैं, तो उसी को हम अकाउंटेंसी बोलते हैं। उसके बाद आता है अकाउंटिंग क्या होता है, जो हम अकाउंटिंग को करना सीख रहे हैं, राइट। यानी कि उसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई करना, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, मेजरिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाई, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग, राइट। तो इस तरीके से था हमारा प्रोसेस कि हमें चीज़ों को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ठीक है, कि वो मनी की टर्म्स में है या नहीं। फिर उसको मेज़र करना अपनी कंट्री की करेंसी के अकॉर्डिंग। फिर उसको रिकॉर्ड करना, यानी जर्नल बनाना। रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल बनाना, ठीक है। उसके बाद क्लासीफाई करना। क्लासीफाई में क्या आता है, आप लोगों क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। क्लासीफाई में लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब बनाया जाता है। फिर आता है समराइजिंग करना, उसको समराइज करना। फिर कम्युनिकेटिंग करना, जो इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं उन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना कि अब हमारी जो बेसिकली जब हमारा प्रॉफिट लॉस निकल जाता है, और बैलेंस शीट हमें क्या बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट होता है तो हम आगे बढ़ते हैं कहीं ना कहीं, और जो अगर हमें लॉस हो जाता है तो हम अपने यूजर्स को एक सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि आगे जाके हमें लॉस ना हो। तो अकाउंटिंग आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। उसके बाद आता है अकाउंटिंग ईयर क्या होता है। आपको पता है फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 12 मंथ्स का होता है, कब से स्टार्ट होता है ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है कि अकाउंटिंग ईयर जो होता है हमारा, अकाउंटिंग ईयर, ये छोटी छोटी चीज़ें बस इतना याद कर लेना, आपका काम आराम से हो जाएगा, ठीक है। अकाउंटिंग ईयर जो होता है, अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द एंटरप्राइज है जनरली। यानी कि अगर मैं बोलूँ अकाउंटिंग ईयर क्या है, यानी कि 12 महीने पूरा काम किया, उसके बाद जब रिजल्ट आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लिया, पता लग जाता है कि हमारी कंपनी कहाँ पे लाई कर रही है, तो वो अकाउंटिंग ईयर हमें एंड में क्या बताता था अपने। हम स्टार्ट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव से, यानी कि उद्देश्य क्या है हमारा अकाउंटिंग करने का, कि अकाउंटिंग हम क्यों करते आ रहे हैं, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, हम क्यों सीख रहे हैं अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला होता है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, कि हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स बनाते हैं। रिकॉर्ड्स क्यों बनाते हैं जी, रिकॉर्ड्स इसीलिए बनाए जाते हैं कहीं ना कहीं, जैसे हमने कोई भी सामान खरीदा या कोई सामान बेच दिया, उससे हमें पेमेंट आई, तो हम इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स होती है वो कहीं ना कहीं जाके भूल सकते हैं। तो हम उसको क्या करते हैं, एक रिकॉर्ड्स बना लेते हैं ताकि आगे जाके हमें पता चल जाए कि क्या हमने खरीदा था, क्या हमने बेचा था। नंबर 2 आता है हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस। मैं शॉर्ट में बिल्कुल लिखवा रही हूँ ताकि आप लोगों को याद करने में भी आसानी हो फटाफट। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस बताता है ये, जी बिल्कुल बताता है। अगर हम रिकॉर्ड्स बनाएंगे, पूरा साल बनाएंगे कि हमने क्या परचेज किया और क्या सेल किया, ठीक है, क्या सेल किया, तो एंड में हमें क्या पता चलेगा कि हमारी कंपनी को या बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। उसके बाद तीसरा होता है फाइनेंशियल पोजीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल पोजीशन हम क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है, हमारी बैलेंस शीट बताती है। यानी कि हमारी अगर एसेट्स जो है वो ज़्यादा है, संपत्ति ज़्यादा है और कर्जे कम है, तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही अच्छी है। लेकिन अगर हमारे एसेट्स कम है और कर्जा ज़्यादा है तो हमारी फाइनेंशियल एफपी मतलब फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 4 की, तो वो आता है टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज।
जो भी हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, जो एक्सटर्नल और इंटरनल पार्टीज होती हैं, उनको कहीं ना कहीं अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मैं लिख रही हूँ टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज। ठीक है, इंटरेस्टेड पार्टीज को वो जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का भी काम करता है। जैसे कि कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, ओनर है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो बाहर होते हैं हमारे, वो कौन कौन से हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स है, टैक्स अथॉरिटीज़ हो गए, ये सारे इनको कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तभी जाके हमारा काम आगे बढ़ पाता है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर होती होंगी। और उसके बाद अगर हम चले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हमारे स्कोप क्या है अकाउंटिंग के। ठीक है, तो स्कोप हमारे बहुत सारे हैं, वही है आइडेंटिफाई करना, चीज़ों को मेजर करना, क्लासीफाई, समराइज, एनालाइज, ये तो आपने काफ़ी बार पढ़ा है, बस वो डिफाइन जो मैंने पीछे लिखी है, तो आप उसमें भी एक टॉपिक आराम से लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तो एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स आपको पता है, बस आपको ये इतना याद रखना है कि जो आपके इंटरनल यूजर्स होते हैं, इंटरनल वो आपके अंदर के होते हैं, इन मतलब अंदर के, और एक्सटर्नल आपके बाहर के। बाहर कौन कौन से है, बस आप याद करेंगे आराम से आपको पता लग जाएगा। उसके बाद आता है एडवांटेजेस क्या क्या है, मतलब क्या क्या फ़ायदे हैं हमारे अकाउंटिंग करने के। भाई हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो फ़ायदा हो रहा होगा, कुछ तो एडवांटेज होगा। तो सबसे पहला क्या है, रिप्लेस मेमोरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा पॉइंट है ये कि हमारी मेमोरी को रिप्लेस करता है। जैसे हमने हर एक चीज़ की रिकॉर्डिंग कर ली थी, हमने कुछ भी परचेज किया, आज मैंने सपोज जो है कुछ सामान राम से खरीदा, या शाम को कल वो सामान बेच दिया, तो इतनी सारी न्यूमरस एंट्रीज होती हैं जो हम लोग करते रहते हैं डे बाय डे जो बिजनेस करते हैं। तो इतनी सारी एंट्री को याद रखने से अच्छा है कि हम रिकॉर्ड कर ले, तो अपनी मेमोरी को रिप्लेस कर देते हैं, हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 आता है प्रोवाइड कंट्रोल ओवर एसेट्स, भी लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं इसके अंदर, आप कोई सा भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, जो भी आपको इजी लगे। क्लास 11th वाले भी आराम से लिख सकते हैं, आपने टीएस से पढ़ा था। और साथ ही साथ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, फैसिलिटीज द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम लोग बनाते हैं, अलग अलग अकाउंट्स जो हम मेंटेन कर रहे हैं, जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, बैलेंस शीट वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलता है कि अगर हमने ये सारे अकाउंट बनाए तो प्रॉफिट लॉस एंड में हमें पता लगेगा ही लगेगा। अब हम समझते हैं एडवांटेजेस क्या है हमारी। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं एडवांटेजेस तो होंगी, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा तो हमें है, कि अगर हम ऐसे ही अकाउंटिंग तो नहीं कर रहे। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, यानी बिजनेस की जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो कहीं ना कहीं अगर प्रोवाइड हो जाती है तो उससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस का आराम से पता चल जाता है कि हमारा जो कंपनी है वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है या कितना लॉस कर रहा है। ठीक है, नंबर 2 रिप्लेस मेमोरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है ये, लिख के ज़रूर आना। रिप्लेस मेमोरी क्या है कि हमारी मेमोरी को रिप्लेस कर देता है। जैसे बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है दिन में, हम लोग इतना सारा सामान बिजनेस में बेचते हैं, खरीदते हैं, तो एक ना एक टाइम बाद आके वो चीज़ें भूल जाएंगे। इससे हम क्या है कि हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमें दिमाग में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। नंबर 3 जो है हमारा, वो आता है हमारा एविडेंस इन कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एविडेंस इन कोर्ट। अब इसमें आता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन इज ऑफ्टन एक्सेप्टेड बाय कोर्ट अ गुड एविडेंस। अगर हमने हर चीज़ का रिकॉर्ड बना रखा है तो हमारे पास एक एविडेंस भी हो जाता है कोर्ट के अंदर। अगर कोई धोखाधड़ी कुछ हो जाती है तो हमारे पास एक रिकॉर्ड रहता है, तो ये अच्छा पॉइंट है, ये फायदा है हमारा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्यों भाई, क्योंकि इसमें कंपैरिजन करने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जो है कंपैरिजन करता है 1 ईयर रिजल्ट टू अदर ईयर। जैसे आप लोग अपने देखते होंगे कि आप अगर सपोज आपके क्लास 12th में मार्क्स जो हैं 58% आए हैं और ग्रेजुएशन में आप लोगों के बीकॉम के अंदर आप लोगों के सपोज 60 आ जाते हैं, तो आप लोग कंपेयर करते हैं ना कि हाँ भाई अब ज़्यादा आए हैं, पहले थोड़े कम आए थे। तो ऐसे ही कंपनी भी क्या करती है, कंपेरेटिव स्टडी मतलब कंपेयर करती है अपने प्रॉफिट्स को पिछले साल से करंट ईयर से, यानी प्रीवियस ईयर को करंट ईयर से जब कंपैरिजन करती है तो वो कहीं ना कहीं कंपैरेटिव स्टडी आती है। इससे पता भी चलता है कि हम लोगों ने ग्रोथ करी है या नहीं करी। ठीक है, जैसे इस परसेंटेज को ही आप इस प्रॉफिट से देख सकते हैं। लास्ट पॉइंट जो रहेगा वो हमारा रहता है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रही हूँ क्योंकि मेरे को फटाफट से आप लोगों को वन शॉट कराना है।
असिस्टेंट टू मैनेजमेंट है जिसके अंदर मैनेजमेंट मेक बिजनेस प्लान। मैनेजमेंट का काम क्या है? बिजनेस में प्लान बनाना, डिसीजंस लेना और कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके बिहाफ पे होती हैं? अकाउंटिंग के बिहाफ पे होती हैं कि जब हम रिकॉर्ड करते हैं चीज़ों को तो हम कहीं ना कहीं अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं। लेकिन अगर हम रिकॉर्ड ही ना करें तो कहीं भी फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन यहाँ तो हमें फ़ायदा देखना है, तो वो है कि मैनेजमेंट को आसानी होती है हर एक चीज़ को कंट्रोल करने में और बहुत सारी चीज़ें डिसीजंस प्लान करने में, ठीक है। सो आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होती होंगी। अब हम थोड़ा सा चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फटाफट से अब हम देख लेते हैं कि इसकी बुराइयां क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। ये तो टॉपिक आप ज़रूर से ज़रूर सारे करके जाएं क्योंकि एग्जाम में कोई भी टॉपिक इसमें से पूछा जा सकता है, ठीक है। कभी वो लिमिटेशन, कभी फीचर, कभी कुछ पूछ लेते हैं। तो लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या है? सबसे पहला अगर मैं बात करूँ तो अकाउंटिंग जो है वो फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। बिल्कुल एग्जैक्ट सही नहीं है जी। क्यों नहीं है? इसका क्या कारण हो सकता है कि हम बहुत सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, एविडेंस के बेस पे, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ हमसे गलतियाँ हो जाती है। जैसे एस्टिमेटिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। एसेट का ही आप एग्जांपल ले लीजिए। अगर हमने एसेट के बारे में कुछ सोच लिया कि उसकी यूजफुल लाइफ हमने एस्टिमेट करी है, लेकिन हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता, तो यानी कि फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है। उससे ज़्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी उसकी लाइफ हो सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूँ तो दूसरा पॉइंट आता है अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वो कैसे? वो इस तरीके से है कि मान लीजिए कि हमारा जो एसेट है वो रिकॉर्ड किस पे होती है? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही हम पढ़ते आ रहे हैं, डेप्रिशिएटेड ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ठीक है। तो हमें बस ये सिखाया गया अकाउंट्स के अंदर कि हमें जितने पे हमने खरीदिया उसी पे रिकॉर्ड करो, ठीक है ना। जबकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बहुत सारे फ्लक्चुएशन देखने को मिलते हैं कि अगर हमने कोई भी चेयर 500 रुपये में खरीदी है फॉर एग्जांपल, और आज उसकी मार्केट वैल्यू सपोज मान लीजिए 700 रुपये हो जाती है, तो क्या हम 700 रुपये रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे। जो हमने 500 लिया हम तो उसी पे ही करेंगे। बाहर चाहे बढ़ जाए चाहे कम हो जाए, मुझसे कोई लेना देना नहीं है, बट हमें पता लगता रहता है कि चीज़ कितनी ऊपर जा रही है, कितने नीचे जा रही है। तो ये अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन भी कभी कभी प्रोवाइड कर देती है। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो है अकाउंटिंग जो है ना वो इग्नोर करती है। किसको इग्नोर करती है? अकाउंटिंग भी इग्नोर कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है। अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स कैसे? अब वो देखो, क्वालिटेटिव एलिमेंट मतलब अगर किसी इंसान की बहुत अच्छी स्किल है कि वो बहुत अच्छा पढ़ा सकता है या पढ़ा सकती है, तो उसको तो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात किसकी होती है? जो मनी से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग की बुराई है ना ये कि अगर कोई इंसान अच्छा है, उसके पास अच्छी एक नॉलेज है, ठीक है, या कोई स्किल है, कोई क्वालिटी है उसके अंदर, तो उसको तो वो देखती नहीं है अकाउंटिंग, ठीक है। सो मुझे लगता है इतने पॉइंट्स बहुत रहेंगे आप लोगों के लिए क्योंकि आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को एडवांटेजेस करवा दिए हैं, लिमिटेशंस वगैरह सारी की सारी बता दी हैं, ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों को करवा दिए हैं। ब्रांचेस फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कि ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं, राइट। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग देख लीजिए, शॉर्ट में करा रही हूँ बिल्कुल। ब्रांचेस में आप लोगों को सबसे पहला आता है FA, उसके बाद CA, उसके बाद MA। आप सोचेंगे ये क्या है मैम? जी ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये आप लोगों का कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, अभी आपको हर एक चीज़ पता लग रही है, फाइनेंस से रिलेटेड अकाउंटिंग सीख रहे हैं। CA क्या है? ये चार्टर्ड अकाउंटिंग नहीं है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, जो कि आप ग्रेजुएशन में अभी आगे जाके पढ़ेंगे। आपके 4th या 3rd सेमेस्टर में कॉस्ट अकाउंटिंग आएगी, प्रॉपर बुक होगी, वहाँ पढ़नी होगी। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आप पढ़ सकते हैं अगर आप लेते हैं सब्जेक्ट। तो अब ये होते क्या, जल्दी समझ लो, इसकी ब्रांच है। फाइनेंशियल में क्या होता है? सबसे पहले आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता ही है कि क्या काम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रहता है। आप इतनी सारी चीज़ें सीख रहे हो, यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करते हैं हम, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम इतनी सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। CA क्या है? मतलब आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें हम एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना सीखते हैं कि कैसे उसको जो है, इट इज़ द बेसिकली द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच डील विद द अकाउंटिंग कॉस्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट, कि कैसे उस कॉस्ट को, कैसे एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए, उसको कैसे कम किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। और MA क्या? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से भी क्लियर है, यानी कि ये कहीं ना कहीं हमारे मैनेजमेंट से रिलेटेड है। कैसे? इट इज़ कंसर्न विद जनरेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फंड, कॉस्ट, प्रॉफिट। जितने भी हमारे प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी प्रॉफिट्स हैं, कॉस्ट है या फिर फंड्स हैं,
ये सारा का सारा किसका अंदर इस चीज़ को देखा जाता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इस चीज़ को मैनेज करने का काम करती है, यानी प्रॉफिट को, कॉस्ट को, फंड को। आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। उसके बाद फटाफट से एक चीज़ और समझ लेते हैं, बुक कीपिंग क्या होता है, वो भी हमारा सिलेबस का पार्ट है। तो काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग, ठीक है, बुक कीपिंग को समझ लें और अकाउंटिंग समझ लें। अकाउंटिंग तो हम समझ ही गए हैं क्या होता है, ठीक है। अब समझ लो बुक कीपिंग क्या हो। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, जूनियर स्टाफ यहाँ पे और यहाँ पे सीनियर स्टाफ से याद रखना, आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा, बस याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। जूनियर स्टाफ जो होता है वो कहीं ना कहीं इतना स्किल्ड नहीं होता, तो वो बुक कीपिंग करता है। बुक कीपिंग कहाँ तक होती है, ये सबसे पहली स्टेज होती है, यानी कि ये फर्स्ट स्टेज होती है, ये सेकंड होती है। अब ये फर्स्ट सेकंड की होती है, इसको प्राइमरी बोलते हैं, इसको सेकेंडरी बोलते हैं। क्यों पहली है, क्योंकि पहले बुक कीपिंग की जाती है। बुक कीपिंग में सबसे पहले क्या होता है, ट्रांजेक्शन को कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको मेजर किया जाता है, मनी की टर्म्स में है या नहीं है, फिर उसको रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना। मतलब आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आइडेंटिफाई से लेके क्लासीफाई तक के टॉपिक जो भी होते हैं, मतलब सॉरी, आइडेंटिफाई से लेके क्लासीफाई तक जितना भी स्टेप्स होते हैं वो कौन करता है, बुक कीपिंग करता है। लेकिन जो मेन काम होता है आप लोगों का समराइजिंग का, ठीक है, और इंटरप्रेटिंग का। समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग, SIC से आप याद रखना, वो सारा काम कौन करता है, अकाउंटिंग के अंदर होता है। क्योंकि ये एक कौन करता है, सीनियर स्टाफ करता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्किल और नॉलेज की ज़रूरत होती है, इसमें नहीं होती है। इसमें तो कोई भी बता देगा कि ये मनी के टर्म्स में है या नहीं। जैसे किसी भी पर्सन को अगर मैं बोलूँगी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो कोई भी बता देगा कि ये तो क्वालिटी की बात है, इसमें तो पैसे की बात हो ही नहीं रही है। तो इसमें इतनी ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें नॉर्मल अकाउंटेंट होते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन आते हैं अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। क्योंकि इसमें चीज़ों को बहुत ही डेटा को समराइज़ करना, उसको इंटरप्रेट करना कि क्या रिजल्ट्स निकले हैं, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे अच्छे स्टाफ की नीड होती है। आई होप आपको यहाँ सारी की सारी चीज़ें क्लियर होती होंगी। मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को करवा दी हैं। इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स भी आप लोगों को पता लगे। सिस्टम आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डबल एंट्री क्या होता है, डबल एंट्री और सिंगल एंट्री, एक ही लाइन में आप लोगों को समझा रही हूँ शॉर्ट के अंदर। सिंगल एंट्री, ठीक है, इसकी अच्छाई बुराई भी मैं यहीं बता दूंगी, ताकि आपका वन शॉट फटाफट से कंप्लीट हो जाए। ताकि आप लोग अगर एग्जाम से, मैं यही सोच के वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग अगर एक दिन 2 दिन पहले भी अगर वीडियो देख रहे हैं, या फिर महीना भर भी पहले देख रहे हैं, तब तो वेल एंड गुड है कि आप लोगों ने अगर महीना पहले भी देख लिया ना, तो समझ लो अगर आपने पूरा अच्छे से समझ लिया और इसको अच्छे से कर लिया, तो आपके नंबर कहीं नहीं गए। तो डबल एंट्री सिंगल एंट्री को ध्यान से समझ लो, आपका काम डेफिनेटली हो जाएगा। देखो हमारे सिस्टम कौन से होते हैं अकाउंटिंग के, 2 ही होते हैं, या तो डबल होता है या सिंगल होता है। डबल में नाम से ही क्लियर है, 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पे, डेबिट और क्रेडिट दोनों का काम होता है, ठीक है। पैसा आने का भी, अगर मैं बोलूँ पैसा आ भी रहा है और जा भी रहा है, दोनों को। लेकिन सिंगल एंट्री में या तो पैसा आने की एंट्री होती है या फिर जाने की होती है। और आपको अच्छे से पता है, अगर आप एक चीज़ रिकॉर्ड करेंगे तो कभी भी रिजल्ट्स जो है वो प्रॉपर नहीं निकलेंगे, ठीक है। इसी की बुराई पूछी जाती है और यही बुराई आपको लिखनी है कि अगर एक तरफी चीज़ें पता लगे कि सिर्फ पैसा आ ही रहा है लेकिन आपका कितना गया, तो आप प्रॉफिट लॉस कैसे निकालोगे। तो ये आपकी बुराइयाँ बहुत ज़्यादा हैं सिंगल एंट्री की, कोई भी ज़्यादा फायदा नहीं है। नॉर्मल छोटे दुकानदार सिंगल एंट्री फॉलो करते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन पार्टनरशिप होती है वो डबल एंट्री फॉलो करते हैं, और जो कि बेस्ट भी है। डबल एंट्री के बहुत से फायदे हैं, क्योंकि इसमें आना जाना दोनों पता चलता है, कितना गया कितना आया, आराम से प्रॉफिट लॉस निकल जाता है, फाइनेंशियल पोजीशन तक अच्छे से पता चल जाती है डबल एंट्री के अंदर, ठीक है। एडवांटेजेस यही है, कंप्लीट रिकॉर्ड बनाता है, एक्यूरेसी रहती है हमारे अकाउंट्स की, प्रॉफिट लॉस पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन हमारे डिटेल देता है पर्पस ऑफ कंट्रोल को, कि कितना कंट्रोल करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन सिंगल एंट्री की बुराइयां बहुत ही ज़्यादा हैं, वो आप लोगों को मैंने बता दी हैं। जो मैंने बताया उसको आराम से आप इंग्लिश में बना के लिखेंगे या हिंदी में, मैंने इस तरीके से करा रही हूँ ताकि आप हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो आराम से बना के आराम से अपने पेपर को लिख सके। तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर का पूरा जितने भी टॉपिक्स थे, ये सारे के सारे लिमिटेशंस वगैरह आप लोगों को बता दी हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक और देख लेते हैं कि हमारा एक और डिफरेंस है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। उसके बाद ये आपका जो यूनिट नंबर 1 है वो आराम से ख़त्म हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। तो आप लोगों को बस एक चीज़ और करा देती हूँ, वो होता है हम लोगों का कैश बेसिस, राइट। कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस होता क्या है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं काफ़ी बार। अक्रूवल और आप लोगों का कैश बेसिस क्या होता है, राइट। तो अगर मैं बात करूं तो ये आप क्लास 11 से पढ़ते हुए आ रहे हो, बट आप लोगों को रिवाइज नहीं होगा या भूल गए होगे, इसीलिए मैं आप लोगों को करा रही हूँ। बस आपको इतना याद रखना है कि कैश बेसिस के अंदर ओनली कैश की ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होती हैं, कैश की ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड की जाती है, जबकि एक्रूवल में कैश प्लस क्रेडिट होता है। आपको बस इतना याद रख लेना, पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा, आराम से बना लोगे डिफरेंस,
कोई चक्कर की बात है ही नहीं। यानी कैश प्लस क्रेडिट का रूल याद रखना है कि आपने कितना उधार पे, क्रेडिट मतलब उधार होता है कि आपने कितना उधार पे माल बेचा है, ठीक है, और कितना कैश आया कितना गया, सब चीज़ें आप यहाँ रिकॉर्ड करते हैं दोनों की दोनों, और यहाँ पे सिर्फ कैश होता है। तो आप समझ सकते हो जब दोनों की रिकॉर्ड करेंगे तो करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस आपका यहीं पता चलता है, क्यों आपने दोनों की ट्रांजेक्शन को लिया। और जबकि यहाँ पर जो है, यहाँ पे करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस आपका नहीं पता लगता, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पता लगता, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे कैश की बात हो रही है। जो उधार वाली बात यहाँ है कि जो अकाउंटिंग जो हमारी की जा रही है वो कहीं ना कहीं रिकनाइज्ड है, जो हमारी एक्यूरल बेसिस है वो कहीं ना कहीं रिकनाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013 है, बट ये नॉट रिकॉग्नाइज्ड है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल करेक्ट बता दी इसलिए ये रिकॉग्नाइज्ड है, और ये रिकॉग्नाइज बिल्कुल भी नहीं है। सो मैंने आप लोगों को सारी समरी बता दी है। यूनिट नंबर 1 का 1 शॉट है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 2 के साथ। तब तक अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर देना, एग्जाम्स आने वाले हैं, पढ़ना स्टार्ट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।